हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बेन्स। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज लेकर आई हूँ क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव और कोर दोनों की ही हमारी कंबाइंड बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम। आज इस चैप्टर जो बुक है हमारी, इस पे जो चैप्टर लेकर आई हूँ वो है कथा पटकथा। तो ध्यान रखिएगा, ये बुक ऐसी है जो कि आपकी क्लास 11th और 12th दोनों में चल रही है। इसके कुछ चैप्टर 11th के हैं, कुछ 12th के हैं, और जो चैप्टर 11th के हैं वो भी आपके दोनों कोर्सेज में चल रहे हैं, सिर्फ एक चैप्टर को छोड़ के। यानी कि जितने चैप्टर इसके आपके 11th के हैं वो आपके दोनों सिलेबस यानी कि कोर और इलेक्टिव दोनों में चल रहे हैं। सिर्फ एक चैप्टर जो आपका लास्ट चैप्टर है 15th चैप्टर शब्दकोश, वो सिर्फ कोर में आता है, इलेक्टिव में नहीं आता है। तो जैसे कि आज जो हम करने के जा रहे हैं वो है हमारा बुक का चैप्टर नंबर 10। याद रखिएगा, इसमें बीच में आपके 12th के भी हैं और 11th के भी हैं। तो लेकिन बुक वाइज अगर हम देखेंगे तो बुक में ये चैप्टर नंबर 10 पे है और ये चैप्टर है कथा पटकथा। इसके हम करने जा रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि कथा यानी कि कहानी, पटकथा अर्थात पर्दे की कहानी। अब इन दोनों को लिखते समय क्या सावधानियां होती हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें अलग से होती हैं, इन सभी के बारे में इस पाठ के अंदर बताया गया था। तो चलिए ध्यान से देखते हैं इनके बहुविकल्पीय प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, कथानक अभिन्न हिस्सा होता है। अब आपको पता है, कोई भी कहानी लिखिए, पटकथा लिखिए, कुछ भी लिखिए, कथानक जरूरी होता है। अब कथानक को क्या कहते हैं? जैसे कि हम लोग कोई मकान बनवाते हैं, किसी आप लोग के यहाँ भी कहीं पे भी कोई घर बनवाता है, तो घर बनवाने से पहले हम क्या करते हैं, हम अपना जो है एक नक्शा बनवाते हैं कि उस घर में क्या चीज़ें, बेडरूम कहाँ होगा, वॉशरूम कहाँ होगा, एक लेआउट रेडी करते हैं। उसी तरीके से कहानी लिखते समय कहानी में क्या होने वाला है इसका लेआउट हम तैयार करते हैं। उसको हम डिटेल में बाद में करेंगे, लेकिन एक्चुअल वो उसमें किस घटना पर आधारित है, कितने लोग हैं, जो जो मेन घटनाएं हैं वो सभी मेंशन है। तो बेसिकली मान कर ये चलिए कि अगर कोई कहानी 20-25 पेज की है तो वो कहानी का कथानक आपका 20-25 लाइन का होगा। तो एक जो हमने विस्तृत कहानी हम लिखने की सोच रहे हैं, तो उससे पहले हमें ये तैयार करना पड़ेगा कि आखिर इस कहानी में हम देने क्या वाले हैं। तो इसको बोलते हैं हम कथानक। अब ये कथानक किसका मूल अंग होता है? देखिए, एहसासों का, गानों का, पटकथा का या संवादों का। तो कोई भी अगर पटकथा लिखी जाएगी तो उसके लिए कथानक उसका मूल होगा। अब जैसे कभी कभी ये होता है कि जो हम पटकथा लिख रहे हैं, पटकथा यानी कि पर्दे के लिए लिखी जाती है, ऐसे कोई कहानी होती है। अब हम कोई फिल्म बन रही है, कोई धारावाहिक बन रहा है, कुछ बन रहा है, तो उसके लिए जो स्क्रिप्ट लिखी जाएगी उस स्क्रिप्ट को लिखने के तरीके अलग होते हैं। अब उन तरीकों में कभी कभी तो हम क्या है, उसके लिए कहानी किसी बहुत मशहूर व्यक्तित्व का लिख सकते हैं, किसी घटना का लिख सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़, या किसी भी राइटर का कोई भी एक अच्छा उपन्यास बना उठाकर लिखे। जैसे शरतचंद्र चट्टोपाध्याय का जो फेमस आपका है देवदास उपन्यास, उस पर तो कितनी बार कहानी बन चुकी। तो अब उस पर क्या है, ऑलरेडी कथानक बना है, कहानी है, उनको पता है प्लॉटिंग, तो उस उपन्यास को उन्होंने क्या किया, पटकथा में बदल दिया। तो उसके लिए कथानक की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो ऑलरेडी एक हमारे पास फिगर तैयार है। लेकिन जब हम कोई नई कहानी सोचते हैं, नई चीज होती है, तब हमें उसके लिए कथानक जरूर चाहिए होता है। प्रश्न संख्या 2 है, किस उपन्यास को हिंदी में तीसरी बार फिल्माया गया है? अब ये कौन सा उपन्यास है जिसको हिंदी में 3 बार फिल्माया गया है? बहुरानी, बड़े घर की बेटी, देवदास या गोदान? तो वो फेमस जो आपका उपन्यास है वो है देवदास। तो ध्यान रखिए, हिंदी में 3 बार इस पे मूवी बन चुकी है। आप लोगों ने तो रिसेंटली अभी जो है शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय वाली देवदास और माधुरी दीक्षित वाली आपने देखी होगी, लेकिन उससे पहले भी बन चुकी है, दिलीप कुमार की भी रही है। तो इसके अलावा आपको और एक और नॉलेज दे दूं कि देवदास जो उपन्यास है शरतचंद्र चट्टोपाध्याय का, ये 12 अलग भाषाओं में इस पर पिक्चर बन चुकी है। 12 अलग अलग भाषाओं में, हिंदी में 3 बार बनी है, लेकिन इसके अलावा और अलग भाषाओं, 12 अलग भाषाओं पे इस पे फिल्में बनी हैं। प्रश्न संख्या 3 है, देवदास उपन्यास किसके द्वारा रचित है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया,
प्रेमचंद, अज्ञेय, शरद चंद्र या कृष्णचंद्र। तो किसने बनाया, किसका ये है, वो है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का जो है उपन्यास है। प्रश्न संख्या 4 है, अतीत में हो चुकी घटनाएं किस तकनीक से प्रस्तुत की जाती हैं? जो चीजें पास्ट में हो चुकी हैं, ठीक है। अब ये हम बात किस में कर रहे हैं, फिल्मों में या पटकथा जब लिखी जाती है तब। अब मान लीजिए कोई भी चीज जो अतीत में हो चुकी है उसे अगर फिल्मों में दिखाना है तो उसके लिए किस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है? फ्लैश फॉरवर्ड, फ्लैश बैक, फ्लैश लाइट या फ्लैश लाइव। तो आप सभी को पता है, अगर आप लोग अच्छे तरीके से इन कुछ वर्ड से अगर वाकिफ हैं, तो अगर वो जो है अतीत में हुई है, यानी कि पास्ट में अगर कोई चीज हुई है उसे हम प्रेजेंट में लाना चाहते हैं तो वो कहलाती है फ्लैश बैक। अब ये आप लोगों ने कई जो है मूवीज या देखी होंगी फिल्म, कोई भी हीरो है या हीरोइन है, वो बैठा हुआ है और अतीत में किसी याद में खो गया जो उसके साथ है। आजकल बहुत ये ट्रेंड में है, ये वाली जो टेक्निक है फ्लैशबैक वाली, ये बहुत ट्रेंड में है कि प्रेजेंट से शुरू करते हैं और कहानी मुश्किल से 10-12 मिनट बाद, वो 10-12 मिनट या 2-3 मिनट के अंदर ही वो फ्लैशबैक में चली जाती है कि आज से 15 दिन पहले ये हुआ था, आज से 1 साल पहले ये हुआ था, आज से 1 दिन पहले ये हुआ था, या 24 घंटे पहले। कहानी वहां से शुरू होती है और होते 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 वो वर्तमान में आ जाती है। तो ये जो आज हम बैठे हैं और आज से हम 1 साल पहले की कोई बात सोच रहे हैं, तो उसकी जो फिल्मांकन किया जाता है वो विधि आपकी फ्लैशबैक की कहलाती है। नेक्स्ट आते हैं, पटकथा की मूल इकाई क्या होती है? अब ये जो पटकथा लिखी जा रही है इसमें क्या चीज ऐसी होती है जो ना हो तो ये पटकथा तैयार ही नहीं हो सकती है? दृश्य, रंगमंच, कंप्यूटर या अभिनेता? तो जो मूल इकाई है वो होती है आपकी दृश्य। क्यों? क्योंकि पटकथा हमेशा दृश्यों में डिवाइडेड होता है। अब कैसे होता है, अब हम आपको कोई भी एक आप मूवी ले लो, ठीक है, कोई भी मूवी ले लो, या हम लोग जैसे हम लोगों ने एक धारावाहिक ले लेते, रामायण ले लेते, रामायण हमने ले लिया। अब रामायण में सबसे पहले उन्होंने जो दृश्य लगाया, कहीं से भी कोई भी एक ले लो दृश्य, कि जो है माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी और दशरथ जी जो हैं वो बैठे हुए हैं भवन में और बहुत उदास हैं, और वो विचार विमर्श चल रहा है कि उनकी कोई संतान नहीं है, बहुत दुखित है। इतने में नारद मुनि वहां प्रकट हो जाते हैं। तो पहला दृश्य तो यहाँ लगा। दूसरा दृश्य उन्होंने बोला, क्या आपको पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा, पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के लिए बोला गया था, तो पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के लिए तो दूसरा कहाँ लगा, यज्ञशाला में, जहाँ पर यज्ञ हो रहा था, वहाँ पर हवन वगैरह हुआ। मुनिवर ने वहाँ पर पूरी अभिमंत्रित एक खीर का कटोरा दिया और सबसे कहा कि भाई पी लो, तीनों रानियों को दिए गए, और किस तरीके से कौशल्या और कैकेयी ने अपनी बची हुई खीर जो है वो सुमित्रा को दे दी, हो गया। फिर उसके बाद दिखाया कुछ दिन, कुछ महीने बाद तीसरा दृश्य लगा कि जो है उनके यहाँ 4 पुत्र हुए। 5वां दृश्य लगाया कि धीरे धीरे वो पुत्र किस तरीके से बढ़ रहे हैं। फिर छठा लगाया कि विश्वामित्र आ गए उनको जो है ले जाने के लिए। तो इस तरीके से, क्यों? क्योंकि कोई भी फिल्म हो, धारावाहिक हो, उसमें जितनी भी पटकथाएं लिखी जाती हैं वो दृश्य के हिसाब से डिवाइड होती है, एक एक दृश्य के साथ आगे बढ़ती है। क्योंकि अगर वो दृश्य नहीं होंगे तो पटकथा आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हमारे सामने तो दृश्य ही प्रस्तुत हो रहे हैं। इसलिए किसी भी पटकथा का मूल इकाई दृश्य ही होते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, पटकथा में कितने घटना स्थल होते हैं? अब पटकथा में कितने घटना स्थल हो सकते हैं? 1, 10, 20 या असीमित? तो पटकथा में जो क्या कहते हैं घटना स्थल होते हैं वो असीमित होते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, ये पटकथा लिखी जा रही है, तो पटकथा में तो दृश्य लगाना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो पूर्व रिकॉर्डेड चीज़ें हैं। लेकिन अगर इसी तरीके से अगर कथा लिखी, नाटक के लिए अगर हम जब लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, वो पटकथा नहीं कहलाती है। स्क्रिप्ट लिखी जाती है तो उसमें दृश्य सीमित होते हैं। वो कथा, नाटक भी दृश्य के हिसाब से लिखी जाती है, पटकथा भी दृश्य के हिसाब से ही लिखी जाती है। फर्क क्या होता है कि वो नाटक स्टेज पे लाइव परफॉर्मेंस में हो रहा है, जीते जागते लोग दे रहे हैं, और पटकथा में जो रिकॉर्ड हो रही है वो पूर्व रिकॉर्डेड चीजें होती हैं। पटकथा में जब हम धारावाहिकों में जो पूर्व रिकॉर्डेड करते हैं उसमें असीमित दृश्य ले सकते हैं, पर नाटक में हमें सीमित दृश्य रखने पड़ते हैं, 1 या 2, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि स्टेज पे वो डेकोरेशन चेंज करना आसान नहीं होता।
नाटक की समय अवधि सीमित होती है और धारावाहिकों की असीमित होती है और फिल्मों की 2.5-3 घंटे की इस तरीके से होती है। नाटक जो स्टेज प्ले किया जा रहा है, नाटक जो खेले जा रहे हैं वो सीमित है, और जबकि इनका जो पूर्व रिकॉर्डेड आ रहे हैं, इन्हें कभी 2 दिन में, कभी 10 दिन में, कभी 2 साल तक जो है इनकी रिकॉर्डिंग चलती रहती है। प्रश्न संख्या 7 है, भविष्य में होने वाली घटनाओं को किस तकनीक से प्रस्तुत किया जाता है? फ्लैश फॉरवर्ड, फ्लैशबैक, फ्लैश लाइट या फ्लैश लाइव? तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर बताया कि जैसे कि हम अभी बैठे हैं और हम ये दिखा देते हैं कि आज से 10 साल पहले या 10 साल बाद, तो वो क्या होता है, आपका फ्लैशबैक होता है। अब मान लीजिए आप अगर थोड़ा सा 90s की मूवी में आप देखोगे ना, तो ये देखते थे, पहले दिखा रहे हैं वर्तमान में कि भाई एक खुशहाल फैमिली है, खुशहाल फैमिली में भाई माँ बाप और 3 फेमस मूवी अमर अकबर एंथनी ले लीजिए, ठीक है। अब उसमें क्या था, पूरा एक खुशहाल फैमिली थी, सब कुछ था, और फिर एक जलजला आता है, मतलब उनके घर में पूरा घर बिखर जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये दिखाते हैं कि जो है वो अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर में जो बच्चा था वो भागते 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 एकदम से जो है वो बड़ा हो गया ना, बड़ा हो गया। तो वो सारी चीजें कभी कभी क्या रहता है कि वो बैठे हुए हैं अभी और वो भविष्य की कल्पनाएं करने लगते हैं, तो वो भी आपका क्या हो जाता है, फ्लैश फॉरवर्ड हो जाता है। तो समझ में आया, जब हम भविष्य की चीजों को अभी वर्तमान में दिखाने लगते हैं तो वो फ्लैश फॉरवर्ड। लेकिन ये है कि चाहे फ्लैशबैक दिखाइए चाहे फ्लैश फॉरवर्ड दिखाइए, लौट कर आपको वर्तमान में ही आना पड़ता है। ये नहीं कि हम जब फ्लैशबैक में गए तो हम वहीं के वहीं जीते रहेंगे, नहीं, कहानी के अंत या बीच तक आपको वर्तमान में आना पड़ता है। आप अगर फ्लैश फॉरवर्ड में हो और वहां पर सारी चीजें कल्पनाएं कर रहे हो, आप सपने देख रहे हो, वहां से भी लौटकर आपको वर्तमान में आना पड़ता है, ये एक जरूरी चीज होती है। तो समझ में आया कि भविष्य में जो तकनीक जो घट रही है उसे दिखाने की तकनीक जो होती है वो होती है फ्लैश फॉरवर्ड। प्रश्न संख्या 8 है, नाटक में घटना स्थल प्रायः कैसा होता है? अब जैसे हमने नाटक की बात करी, नाटक में घटना स्थल कैसा होता है, सीमित, असीमित, विशृंखल या नियंत्रित? तो यहां पर जो नाटक में होता है वो होता है सीमित। हमने बताया ना, वहां पर हम घटना स्थल बहुत सारे नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो स्टेज पे खेला जा रहा है, इतनी जल्दी वहां के जो दृश्य हैं उनको हमारे लिए परिवर्तित करना आसान नहीं होता है, इसलिए उनके दृश्य सीमित होते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, पटकथा कुछ और नहीं, कैमरे से फिल्म के पर्दे पर दिखाई जाने के लिए लिखी हुई कथा है। अब ये कथन किसका है? अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो सबसे पहले ये वक्तव्य दिया गया है। ये वक्तव्य किसके द्वारा दिया गया है? राजेश जोशी, पंकज जोशी, मनोहर श्याम जोशी या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो ये वक्तव्य है मनोहर श्याम जोशी जी का। तो जब भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, हर चैप्टर के शुरू में कोई ना कोई वक्तव्य किसी ना किसी फेमस कवि या राइटर का दिया गया है, तो उसे आपके लिए पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है उससे संबंधित कोई चीज पूछ ली जाए आपसे। प्रश्न संख्या 10 है, मशहूर साहित्यकार और कई कामयाब टेलीविजन धारावाहिकों के लेखक स्वर्गीय मनोहर श्याम जोशी ने कई उपन्यासों में से एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक पटकथा पर आधारित था। वह पुस्तक कौन सी है? यानी कि बेसिकली क्या, मनोहर श्याम जोशी जी ने एक पुस्तक लिखी जो पुस्तक का शीर्षक पटकथा पर आधारित था। तो आपको शीर्षक बताना है कौन सा है। पटकथा क्या बला, पटकथा क्या है, पटकथा लेखन एक परिचय, साहित्य की महत्वपूर्ण विधा पटकथा। तो जो उन्होंने पुस्तक लिखी उसका शीर्षक है पटकथा लेखन एक परिचय। तो ये भी जैसे हमने बोला ना, चैप्टर पढ़ना जरूरी है, तो इस तरीके से सब चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके। प्रश्न संख्या 11 है, पटकथा लेखन एक परिचय नामक पुस्तक के दूसरे अध्याय का शीर्षक क्या है? पटकथा लेखन एक परिचय जो कि मनोहर श्याम जोशी जी ने लिखी, तो उसका जो दूसरा अध्याय है उसका शीर्षक क्या है? पटकथा का परिचय, पटकथा लेखन, पटकथा क्या बला, पटकथा एक मुसीबत। तो दूसरे अध्याय का जो शीर्षक है वो है पटकथा क्या बला, यानी कि क्या मुसीबत है, क्या चीज है, ये चीज समझ में नहीं आ रही, उसको समझाने का उस अध्याय में प्रयास किया गया है। प्रश्न संख्या 12 है, पटकथा के आधार पर किसको क्या जानकारी प्राप्त होती है? अब पटकथा जब लिखी जाती है तो किन किन लोगों को अपने क्षेत्रों के बारे में क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है? अभिनेताओं को उनकी भूमिका और संवादों की। अब जो एक्टर्स होते हैं उन्हें
पटकथा के माध्यम से उन्हें क्या बोलना है और उनकी क्या भूमिका है ये उन्हें पता चलता है। दूसरा है कैमरे के पीछे काम करने वाले तकनीकों और सहायकों को अपने अपने विभागों की। अब कैमरे के पीछे ये तो है नहीं कि सिर्फ अभिनेता ने काम किया हो गया, इसके पीछे भी बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, आपके हेल्पर्स होते हैं जो काम करते हैं। तो उनको भी स्क्रिप्ट की वजह से अपने अपने क्षेत्रों और उनमें किए गए कामों के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है उपरोक्त दोनों। उसके बाद है लेखक को अपनी लेखन क्षमता की। तो जब पटकथा तैयार की जाती है, एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है, तो उसकी स्क्रिप्ट की बहुत सारी कॉपियां बनाई जाती हैं और वो सारी कॉपियां उस फिल्म से संबंधित लगभग हर एक इंसान को दी जाती है। अब उस इंसान को जब दी जाती है तो उसमें हर एक दृश्य से संबंधित जितने टेक्नीशियंस होते हैं, जितने नायक जो अभिनेता हैं, सहायक अभिनेता हैं, नायिका हैं, जितने भी लोग हैं उनको पता होता है, संगीतकार हैं, सबको अपने अपनी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लिखेंगे उपरोक्त दोनों, अर्थात पटकथा के आधार पर अभिनेताओं को उनकी भूमिका और संवाद और कैमरे के पीछे काम करने वाले तकनीकों और सहायकों को अपने अपने विभागों और कार्य की जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ हम लगाएंगे उपरोक्त दोनों। प्रश्न संख्या 13 है, किसी भी फिल्म यूनिट या धारावाहिक बनाने वाली कंपनी को पटकथा तैयार करने के लिए सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता होती है? अब ध्यान से दीजिए, कोई भी फिल्म यूनिट है या धारावाहिक कंपनी है को पटकथा तैयार करनी है, कि मतलब मान लीजिए हमें अब ये सीरियल लिखना है, तो उसके लिए जब पटकथा तैयार करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती, क्या चाहिए हमें पटकथा तैयार करने के लिए? निर्देशक की आवश्यकता पड़ती है, अभिनेता की आवश्यकता पड़ती है, निर्माता की आवश्यकता पड़ती है, या कथा की आवश्यकता पड़ती है? तो क्या ज़रूरत पड़ती है? वो है कथा की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि जब तक कथा नहीं होगी तब तक पटकथा नहीं लिखी जाएगी। तो कथा पहले ज़रूरी है, फिर पटकथा आएगी। यानी कि जो भी आप जिस पर भी लिखना चाह रहे हो तो पहले उसकी प्लॉटिंग तो पता होनी चाहिए कि आप किस पर लिखने के लिए जा रहे हो। प्रश्न संख्या 14 है, पटकथा के लिए कथा कहाँ से मिलती है, अर्थात पटकथा का स्रोत कहाँ है? अब हमने कहा कि जब भाई हमें पटकथा लिखनी है तो इसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है कथा की, ठीक है। लेकिन अब ये कथा हमने मिल कहाँ से रही है, अर्थात किसी भी पटकथा का स्रोत क्या होता है? कोई भी चीज़ें कहीं से हम ले रहे हैं तो उसका अपना एक सोर्स होता है ना। तो स्रोत का मतलब क्या है, पटकथा का सोर्स क्या है, कहाँ से उसके लिए मुझे ये सारी कथा मिलेंगी। पहला है हमारे स्वयं के साथ या आसपास की जिंदगी में घटित हुई घटना। हमारे साथ कोई घटना घटित हो या हमारे आसपास कोई घटना घटित हो, उसकी हम कथा बनाकर पटकथा, वो कथा लेकर हम पटकथा बना देंगे। दूसरा बात सही है, कर सकते हैं, हमारे साथ कोई चीज़ हुई हो वो हो जाए, या हमने कहीं पर कोई चीज़ घटते हुए देखी हो वो हो जाए, हम उस पर बिल्कुल कथा हमारी एक तुरंत रेडी हो जाती है और उस पर हम पटकथा बना सकते हैं। दूसरा है अखबार में छपा कोई समाचार, हमारी कल्पना शक्ति से उपजी कोई कहानी। बिल्कुल सही है, अखबार में अगर हम कोई कहानी, जैसे मान लीजिए अखबार में तो बहुत सारे इंसिडेंट्स छपते रहते हैं, बहुत सारी घटनाएं छपती रहती हैं। तो अगर कोई क्रिएटिव व्यक्ति होगा, जैसे मान लीजिए जो राइटर है, तो वो अगर उस पर देखेगा तो वो उससे कथा ले ली उसने और उसने पटकथा लिखनी शुरू कर दी। उसी तरह हम अपनी कल्पना शक्ति से कहीं दौड़ सकते हैं। कोई अपने हम सोते सोते मान लीजिए हमको कोई सपना ही आ गया और उस सपने पे ही हमने कोई पटकथा बना दी, तो वो भी सही है, बन सकता है। नेक्स्ट है इतिहास के पन्नों से झांकता कोई व्यक्तित्व या सच्चा किस्सा, साहित्य की किसी अन्य विधा की कोई रचना। तो जाहिर सी बात है, आप इतिहास के पन्नों में चले जाइए, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन पर मूवी बन चुकी है, अभी तक आप देख लो, महाराणा प्रताप हैं आपके, है ना। तो ऐसे क्या कहते हैं, राम जी हैं, ये तो पौराणिक कथा में आ गए। अब इसमें आप पीछे चले जाओ, बहुत सारे राजा महाराजा हुए, महारानी लक्ष्मीबाई हैं, तो इन सभी के कोई भी व्यक्तित्व ले लिया, उस पर कहानी बना दी। या कि साहित्य की किसी अन्य विधा, जैसे कि आपको पता है कि बहुत से ऐसे राइटर हुए जिनकी कहानियों पर पटकथा बनी। फेमस राइटर मनु भंडारी हैं, उनकी जो रजनी रही उस पर तो पूरा धारावाहिक बन गया। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना रही, उस पर पूरी मूवी बन गई, आपकी तीसरी कसम, है ना।
तो इस तरीके से बहुत से ऐसे साहित्यकार हैं जिनकी रचनाओं पर, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि पटकथा के स्रोत ये सभी कुछ होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 15 है, किन लेखकों को रचनाओं पर समय समय पर रुपहले पर्दे पर उतारा गया है। अब आपको बताना है ऐसे कौन से लेखक हैं जिनकी रचनाओं को रुपहले पर्दे पे, यानी कि जिन ऐसे साहित्यकार जो हैं जिनकी रचनाओं पर धारावाहिक या फिल्में बन चुकी हैं। अब देखिए इसमें क्या है, मुंशी प्रेमचंद और फणीश्वर नाथ रेणु, बिल्कुल सही है। दूसरे हैं धर्मवीर भारती, तीसरी हैं मनु भंडारी या उपरोक्त सभी। अब इसी में बहुत सारे नाम हैं, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय का नाम है, राजेश जोशी का नाम है, तो ऐसे बहुत से राइटर, यहाँ तो हम कुछ के ही नाम लेकर आए। तो उनकी सभी की रचनाओं पर जो है वो फिल्में या धारावाहिक बन चुके हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 16 है, फिल्म या टीवी की पटकथा की संरचना सबसे अधिक किससे मिलती है। अब देखिए फिल्म हो टीवी हो, इन सभी की पटकथा की जो संरचना बनाई जाती है वो किससे सबसे ज्यादा सिमिलर है। उपन्यास की संरचना से, कहानी की संरचना से, एकांकी की संरचना से या नाटक की संरचना से। तो सबसे ज्यादा जो मिलती है वो है नाटक की संरचना से, क्योंकि नाटक भी दृश्य के हिसाब से ही लिखे जाते हैं और धारावाहिक और फिल्में भी जो हैं वो दृश्य के अकॉर्डिंग ही लिखी जाती हैं। तो सही है हमारा नाटक की संरचना से। प्रश्न संख्या 17 है, पटकथा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। अब ये जो पटकथा, हम पटकथा कर रहे हैं, इसे इंग्लिश में, एक तो मैंने स्क्रिप्ट बोली थी आपको, उसके अलावा और क्या होता है देखते हैं। स्क्रीन प्ले, प्ले स्क्रीन, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है अच्छे से कि वो होता है स्क्रीन प्ले, सही ऑप्शन है नंबर 1। प्रश्न संख्या 18 है, पटकथा के आवश्यक अंग कौन से हैं। पटकथा के आवश्यक अंग कौन से हैं। पात्र, चरित्र, नायक, प्रतिनायक, अलग अलग घटना स्थल, दृश्य, कहानी का क्रमिक विकास, द्वंद्व, टकराहट, समाधान या उपरोक्त सभी। तो ये सभी ही पटकथा के आवश्यक अंग हैं। कैसे, देखिए जब पटकथा लिखी जा रही है तो उसमें पात्र और उनके चरित्र होने चाहिए, नायक होने चाहिए, प्रतिनायक भी, यानी कि हीरो और विलन दोनों होने चाहिए, अलग अलग घटना स्थल होने चाहिए, एक ही घटना स्थल पे तो आप फिल्म शूट नहीं करोगे, अलग अलग दृश्य लगते हैं, कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, उसमें द्वंद्व होता है, टकराहट होती है और फिर उनका समाधान होता है। देखिए किसी भी फिल्म में आप चले जाओ, धारावाहिक में चले जाओ, ये सारी चीज़ें होती हैं कि नहीं, समस्या होगी, सब कुछ होगा, उसके बाद उसमें द्वंद्व टकराहट होती है और फिर वो उसका समाधान निकल आता है, सब कुछ हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, उपरोक्त सभी। हम सभी के लिए बोलेंगे कि पटकथा के आवश्यक अंग ये उपरोक्त सभी होते हैं। लगभग आप देख रहे हो सभी कुछ जो है वो नाटक से मिलता जुलता है। प्रश्न संख्या 19 है, फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड दोनों ही युक्तियों का इस्तेमाल करने के पश्चात हमें कहां पर वापस आना पड़ता है। अब मान लीजिए फ्लैशबैक हम कर रहे हैं, फ्लैश फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये दोनों टेक्निक जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद हमें कहां पर वापस आना पड़ता है। भविष्य काल में, भूतकाल में, वर्तमान काल में या समसामयिक काल में। तो कहां पर आना पड़ता है, वो है वर्तमान काल में। अब क्यों होता है, देखिए ये चीज, जैसे हम पहले से, अभी हम प्रेजेंट में बैठे हैं आज का, तो अगर हम सोचना शुरू करेंगे पहले से, मान लीजिए आज से 2 दिन पहले कोई चीज हमारे साथ शुरू हुई, तो मैं उसके बारे में सोचना शुरू कि आखिर ये शुरू कैसे हुई। तो वहां से अब फिल्मों में ही आप आ जाओ, फिल्मों में भी हम लोग, यहाँ से चलिए हम पटकथा की बात कर रहे हैं तो हम रियल लाइफ को छोड़ के फिल्मों में आ जाते हैं। फिल्मों में आपने देखा कई मशहूर अभी मूवीज जो आई, KGF, ठीक है, KGF में आपने देखा फ्लैशबैक, फ्लैश फॉरवर्ड और प्रेजेंट, ये सारी चीजें बहुत तेजी से उसमें मूव कर रही थी। लेकिन जब भी वो फ्लैश फॉरवर्ड में जा रहा था या फ्लैशबैक में जा रहा था, लौट के सबसे पहले वो वर्तमान में आता था। जैसे मान लीजिए वो फ्लैशबैक में गया, ठीक है, फ्लैशबैक में उसने उसको स्टार्टिंग में मूवी कहाँ हुई कि सब जो है वो एक जगह बंद होते हैं और वो टंगा होता है रॉकी और उसको सब मार रहे होते हैं, वहां से वो मारना शुरू करता है। फिर उसके बाद वहां कहाँ से मूवी चली जाती है, कहाँ, फ्लैशबैक में, कि कब वो जो है बॉम्बे आया था और किस तरीके से उसने यहाँ पर एक पुलिस वाले को मारा, सब कुछ हुआ, वो फ्लैशबैक में चला। फिर उसके बाद वो प्रेजेंट में आ गया,
फिर उसके बाद देखिए बीच में मूवी कहाँ चली गई, फ्लैश फॉरवर्ड में। फ्लैश फॉरवर्ड में कहाँ पर गई, आपने देखा कि वो हेलीकॉप्टर वाला सीन जहाँ पर रॉकी जेल में बंद होता है और क्या उससे लाइसेंस मांगा जा रहा होता है ना। तो फिर वो फ्लैश फॉरवर्ड में गया था, लेकिन फिर वो प्रेजेंट में आ जाता है। तो इस तरीके से कोई भी मूवी की जो टेक्निक होगी उसमें आप किसी भी में जाओ, आपको वर्तमान में आना ही पड़ता है। तो ये बेसिक रूल है किसी भी कहानी के लिए। तो सही क्या है, वर्तमान काल। प्रश्न संख्या 20 है। अब आते हैं, पटकथा में एक स्थान पर और एक ही समय में लगातार चल रहे कार्य व्यापार के आधार पर क्या निर्मित होता है। अब देखिए क्या है, पटकथा में एक स्थान पर, एक ही स्थान पर एक ही समय में लगातार चल रहे कार्य व्यापार के आधार पर क्या चीजें की जाती है निर्मित, समाधान, दृश्य, चरमोत्कर्ष या द्वंद्व। तो वो जो निर्मित होता है वो होता है दृश्य। यानी कि जैसे कि कोई भी है, एक ही समय है। अब एक समय क्या है, मान लीजिए कोई भी मूवी दिखाई गई कि इस समय घर में और ऑफिस में पापा और स्कूल में बच्चे, इस समय चीजें हैं, अलग अलग दृश्य लगे हुए हैं, काम चल रहा है, समय एक ही है। तो उसी तरीके से एक समय में एक ही दृश्य भी लगता है, एक ही दृश्य में एक ही रूम में कई लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। मम्मा सोफे पे बैठकर जो है मैगजीन पढ़ रही हैं, पापा टीवी देख रहे हैं, बच्चे जो हैं वो ड्राइंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से कई चीजें जो हैं एक ही दृश्य में लगातार घट रही हैं। तो ये सारी चीजें दृश्य के अकॉर्डिंग डिसाइड होती हैं। प्रश्न संख्या 21 है, पटकथा लिखते समय दृश्य संख्या के साथ और क्या लिखा जाता है। अब जब पटकथा लिखी जा रही है ना, तो पटकथा लिखते समय उसमें लिखा जाता है दृश्य संख्या 1, दृश्य संख्या 2, दृश्य संख्या 3, क्योंकि इसी के हिसाब से सेट्स लगते हैं। और जो है मान लीजिए दृश्य संख्या 1 में पहला सेट घर में लगा, दृश्य संख्या 2 में जो पहला सेट है हॉस्पिटल में लगा, दृश्य संख्या 3 में जो है पहला सेट हॉस्पिटल के रूम में लगा। तो इस तरीके से आपने देखा ना, सब अलग अलग दृश्य हैं। तो हमेशा इस जो है पटकथा इसी दृश्यों के साथ लिखी जाती है। तो दृश्य संख्या के साथ और क्या लिखा जाता है, दृश्य के लोकेशन, दृश्य का घटना स्थल, उपरोक्त दोनों या दृश्य के निर्देशक का नाम। तो जो लिखा जाता है वो है दृश्य का लोकेशन या घटना स्थल। अर्थात मान लीजिए दृश्य संख्या, जैसे मैंने अभी बोला कि दृश्य संख्या 1 है, अब वो कहाँ घट रही है, वो घर में घट रही है। तो उसके आगे आप लिखोगे दृश्य का स्थान, घर का कमरा। फिर दूसरा आपने लिखा, दूसरा दृश्य संख्या कहाँ लगाई, हॉस्पिटल। तो ये हॉस्पिटल में एंट्री है या प्रेमिसेस में है, कहाँ पर है ये लिखोगे। फिर तीसरा आपने लगाया हॉस्पिटल के रूम में, चौथा आपने कहाँ लगाया, ऑफिस में, पांचवा आपने कहाँ लगाया, सड़क पर, छठा आपने कार के अंदर। तो इस तरीके से कई सारे दृश्य हैं और हर दृश्य के साथ जब दृश्य संख्या लिखी जाती है तो वो कहां पर लग रही है ये भी मेंशन किया जाता है। प्रश्न संख्या 22 है, पटकथा का दृश्य लिखते समय सबसे पहले किस चीज की जानकारी दी जाती है। अब जब हमने दृश्य संख्या लिख दी, लोकेशन लिख दी, अब जैसे ही हम दृश्य लिखना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें जानकारी क्या दी जाती है। घटना स्थल की घटना खुले में घट रही है या बंद में, घटना खत्म हो रही है या शुरू, घटना के बाद दूसरी घटना का विवरण, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। अब अगर आप ध्यान दोगे तो जब दृश्य शुरू हो रहे होते हैं तो ये मेंशन करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो है जैसे एक रूम है, कमरा है, तो ये बताना पड़ेगा कमरे के अंदर। और अगर दूसरा दृश्य था हमने अस्पताल, तो अब आप यहां पर बताओगे हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल के अंदर है या हॉस्पिटल के बाहर है। तो घटना स्थल कहां पर है, खुले में है या बंद में, क्योंकि कहीं पर भी होगा, अब कहीं दृश्य लगेगा, अगर बंद में होगा तो लाइटिंग का प्रबंध उसी हिसाब से होगा, खुले में होगा तो उसकी लाइटिंग, साउंड, इन सब पे इफेक्ट आएगा। तो इसलिए ये सारी चीजें लिखनी जरूरी होती हैं। तो सही क्या है, घटना स्थल की घटना खुले में घट रही है या बंद में, ये दृश्य में सबसे पहले लिखना पड़ता है। प्रश्न संख्या 23 है, पटकथा लिखते समय अंदर या बाहर के विवरण के लिए अंग्रेजी के किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे यहां पर बताया, आपको दृश्य लिखना है और सबसे पहले लिखना है कि घटना खुले में घट रही है या बंद में। तो इसकी जानकारी देने के लिए आप इंग्लिश के किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर, उपरोक्त दोनों या मोटिवेशन। तो क्या हम इस्तेमाल करते हैं, उपरोक्त दोनों, अर्थात अगर वो अंदर घट रही है, अगर अंदर घट रही है तो इंटीरियर और बाहर घट रही है तो एक्सटीरियर। तो ये दोनों ही इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न संख्या 24 है,
इंटीरियर या एक्सटीरियर अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करते समय किन अक्षरों को लिखा जाता है। अब देखिए, पटकथा लिखी जा रही है तो जाहिर सी बात है बहुत लंबी है, तो जो चीज़ें शॉर्ट्स में लिखी जा सकती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम इंटीरियर या एक्सटीरियर जैसे अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उनके इनिशियल वर्ड्स लिखते हैं, पूरे पूरे नहीं लिखेंगे। जैसे हमने इंटीरियर लिखा तो INT लिख देंगे, एक्सटीरियर लिखेंगे तो EXT लिख देंगे। तो इस तरीके से लिखते हैं। उपरोक्त दोनों या एग्जिट, तो कहां पर आएगा? उपरोक्त दोनों। प्रश्न संख्या 25 है, पटकथा लिखते समय दृश्य के अंत में किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जिनसे निर्देशक व एडिटर को उनके काम करने में सहायता पहुंचती है। अब किन, एकदम क्या कहां बोला गया है? अंत में किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे जो है, जो निर्देशक हैं या निर्माता हैं उन लोगों को आसानी होती है। वो क्या है? कट टू, डिसॉल्व टू, फेस आउट या उपरोक्त दोनों। तो सभी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी। यानी कि अंत में जब लिखा जाता है किसी भी दृश्य में तो पता होता है कि यहाँ से हम कट ले रहे हैं, यहाँ डिसॉल्व हो गया है यानी कि इसके बाद ये दूसरे में मर्ज होगा, फेस आउट यानी कि यहाँ के बाद हम दूसरे दृश्य पे पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से हम जब ये शब्दों का इस्तेमाल एकदम एंड में किया जाता है। तो पूरा अध्याय खत्म हुआ, हमने अच्छे से कर लिया। ऐसे बहुत से प्रश्न आपके मैंने थे जो मैक्सिमम लेने की कोशिश करिए। तो चैप्टर पढ़िए, सारे क्वेश्चंस को समझिए, सब कुछ करिए। आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पहले भी समझा चुकी हूँ, सारे पैटर्न इस चैप्टर के कंप्लीट कर चुकी हूँ। डिटेल एक्सप्लेनेशन, NCERT सोल्यूशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। तो पूरे पैटर्न्स आपके लिए रेडी हैं। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से देखिए और अच्छे अच्छे से एग्जाम्स दीजिए। तो ये सिर्फ आपके हिंदी में ही नहीं, आपके जितने भी क्लासेस हैं उनके सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स में इन पैटर्न्स को फॉलो किया जाता है ताकि आपको चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके और आप अपने एग्जाम्स और टेस्ट की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो मैग्नेट ब्रेन्स ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा रहा है, इनको देखते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। तो अभी और चैप्टर बाकी हैं, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।